और सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस आवाज भी स्क्रीन विजिबल। ठीक है। तो लास्ट टाइम पे हम लोग एलईडी पावर एंड एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है तो आधा हो पाया था, हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया था, है ना। और इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे हमने इंटरनल एफिशिएंसी और एलईडी की इंटरनली जनरेटेड पावर हमने निकाली थी बाय कैलकुलेटिंग द रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम ऑफ द टोटल कैरियर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम निकाल चुके थे, इसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया था। नाउ इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब जो चीज़ है वो ये कि अगर मैं देखूं इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी को हम रिलेटिवली हाई बनाना चाहेंगे, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मैं किसी भी पॉइंट पर एफिशिएंसी को अगर कम करूंगा तो होगा क्या, मेरी ओवरऑल एफिशिएंसी पे इफेक्ट होगा। तो जितनी भी एफिशिएंसीज हैं मैं कोशिश करूंगा कि उन सारी एफिशिएंसीज को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं, है ना। प्रॉब्लम यह है कि अगर इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी को हम रिलेटिवली हाई कर भी लें, है ना, रेडिएशन ज्योमेट्री जो है एलईडी की, जो कि मुझे ये बताती है कि एमिशन कहाँ से हो रहा है ना, प्लेनर सरफेस से हो रहा है या एज से हो रहा है ना, या डोम स्ट्रक्चर से हो रहा है, किसी भी स्ट्रक्चर से हो सकता है। स्ट्रक्चर है आती है इट इज लैम्बर्शियन आउटपुट, जो लाइट का आउटपुट है दैट इज लैम्बर्शियन। दैट मीन्स ये जो सरफेस रेडियंस है वो कांस्टेंट है इन ऑल डायरेक्शन। हम मान कर चलते हैं कि जो भी रेडिएशन है फ्रॉम द सरफेस इज कांस्टेंट थ्रू आउट। तो अगर ऐसा है तो इट विल बी लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरीके से इसकी सिमेट्री होगी। ये मेरी रेडियंट सरफेस है, यहाँ से मेरी लाइट बेसिकली एमिट हो रही है ना। और ये सरफेस है पूरी, इस सरफेस के इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर लाइट एमिट हो रही है तो हम देखते हैं ये लैम्बर्शियन आउटपुट क्या बोलता है कि ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर टाइप का होगा। इन एवरी सिंगल डायरेक्शन इट विल बी सेम, है ना, द इंटेंसिटी इज सेम, है ना। तो अगर उस इंसिडेंट पॉइंट से अगर मैं देखूं, है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं उस इंटेंसिटी की वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो वो कितनी होगी। सपोज वो मान के चल रहा हूँ मैं कि इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। दैट इज, डू नॉट कंफ्यूज विद द इंसिडेंट लेजर बीम। ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो लेजर की लाइट हो, चाहे वो एलईडी की लाइट हो, मतलब इट इज बेसिकली कमिंग आउट फ्रॉम द सर्फेस, ठीक है। तो प्लेनर सरफेस से, यानी इस सरफेस से जो भी लाइट का एमिशन हो रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लैम्बर्शियन आउटपुट, है ना। जो आउटपुट है लाइट का वो लैम्बर्शियन आउटपुट है, मतलब इट इज कांस्टेंट इन एवरी सिंगल डायरेक्शन, इट इज कांस्टेंट इन एवरी सिंगल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शंस में ये कांस्टेंट है। उसको हम कुछ इस तरीके से प्लॉट करते हैं, ये मैंने कुछ इस तरीके से प्लॉट कर रखा है, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ स्फेरिकल आउटपुट। ओमनी डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं हम इसको, या आइसोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं। ये एंटीना के फॉर्म में है ओमनी डायरेक्शनल और आइसोट्रॉपिक, बट जो लाइट की फॉर्म में हम डिनोट करेंगे उसको लैम्बर्शियन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो लैम्बर्शियन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज शोन इन द फिगर। लैम्बर्शियन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैंने इस फिगर में दिखाया है, यहाँ पर मैक्सिमम आई नॉट, तो जितना थीटा सपोज यहाँ पर है तो कॉस थीटा की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगी, तो यहाँ पर थोड़ी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। जैसे जैसे मैं और आगे जाता जाऊँगा वैसे वैसे मेरे को थीटा की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ। सपोज थीटा यहाँ पर निकालना है मेरे को, तो यहाँ इस पॉइंट पर थीटा की वैल्यू ये है। ऑब्वियसली कॉस थीटा ज़्यादा होता है तो कॉस थीटा कम होता है, तो आई नॉट की वैल्यू, आई नॉट मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द मैक्सिमम एट हियर, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे वो कम होती रहेगी। अगेन इट विल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो उसकी वजह से ये दोबारा बढ़ने लगेगी और मैक्सिमम ये आई नॉट की वैल्यू होगी उस डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में, है ना। तो अगर मैं परपेंडिकुलर इस इंसिडेंट लाइट बीम के पैरेलल डायरेक्शन में और इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो आई नॉट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये प्लेनर सरफेस है, दिस इज प्लेनर सरफेस, और उस प्लेनर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरे को आई नॉट इंटेंसिटी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। और साइड्स पर ये रिड्यूस हो रही है
प्रोपोर्शन टू दी कोसाइन ऑफ द व्यूइंग एंगल, ठीक है। व्यूइंग एंगल फ्रॉम द सरफेस कैलकुलेट होता है हमेशा, ठीक है। तो ये एंगल जो है, ये एंगल थीटा है फ्रॉम द सरफेस एंड फ्रॉम द नॉर्मल, ये वाला एंगल थीटा है, और उस एंगल के कोसाइन के प्रोपोर्शन में होती है ये मेरी इंटेंसिटी का जो रिडक्शन है, वो मेरा इस कोसाइन के कोसाइन ऑफ द व्यूइंग एंगल के साथ साथ प्रोपोर्शनली ये वेरी करेगा, है ना। यहाँ पर मैंने थ्योरी के फॉर्म में इसको मेंशन कर भी रखा है। नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो तो जैसे जैसे मैं कॉस थीटा की वैल्यू कम कर रहा हूँ, है ना, थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कम कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में मेरी पावर भी कंपैरेटिवली कम हो रही है ना। मैंने आपको ये दिखाया अभी कि अगर ये सरफेस है, ये मेरा लैम्बर्शियन आउटपुट है, यहाँ पर मेरा मैक्सिमम आउटपुट है, लेकिन जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू यहाँ बढ़ा रहा हूँ, थीटा इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स उस डायरेक्शन में मेरा आई नॉट की वैल्यू भी कंपैरेटिवली कम होती जा रही है, और इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो रही है। आई यहाँ करंट नहीं है, यहाँ आई इंटेंसिटी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो रही है, ऑटोमेटिकली आई नॉट इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है, मीन्स मेरी एफिशिएंसी करूंगा, इंटरनल पावर एफिशिएंसी भी रिड्यूस हो जाती है टू अ फ्यू परसेंट ऑफ द मोस्ट लाइट जनरेटेड विद इन द डिवाइस। क्यों? क्योंकि मेरी जो लाइट है वो ट्रैप हो जाती है बाय द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब ये अपने क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर रेडिएट होती है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ से मेरी लाइट एमिट हो रही है, मैं एक इस लाइट की वेव को देखूँ, 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 है ना। यहाँ पर मैंने अपना कोई ऑप्टिकल फाइबर या कोई दूसरा मीडियम रख रखा है ना। तो आप ध्यान से देखो, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, है ना। ये मेरा लाइट है ना, लाइट यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मैं अलग अलग एंगल से इनको देख रहा हूँ, ठीक। तो जब मेरी लाइट इस इंटरफेस पर पड़ती है, ये मेरा ऑप्टिकल फाइबर है, आगे चल करके जो भी है ये ऑप्टिकल फाइबर है, यहाँ वेव जा रही है। तो अगर मेरा ये वाला एंगल ना क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ, दैट मीन्स वो वेव पेनिट्रेट कर जाएगी। तो जब पेनिट्रेट कर जाएगी, उस मीडियम में रहेगी नहीं, इसका मतलब मेरे लिए वो यूजलेस हो गई। तो देयर मे बी चांसेस कि अगर मैं इस वेव को देखूंगा, मैं इसको बिल्कुल यहाँ पर रख लूँ ऑप्टिकल फाइबर को, है ना, बट इस ऑप्टिकल फाइबर की सरफेस पर देखूंगा तो ये वाला एंगल, इस वाली वेव का एंगल क्या है, ये वाला एंगल आएगा, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। और जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो दिस द वेव विल पेनिट्रेट द core of the fiber, that means it will be not totally internally reflected, that means वो लाइट वेव जो इस पर्टिकुलर पोर्शन यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा की आएगी, ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट होगी, उस क्रिस्टल यानी उस ऑप्टिकल फाइबर और एयर इंटरफेस पर मेरी वो लाइट बेसिकली रेडिएट हो जाएगी, है ना। क्या कहते हैं, आउटसाइड, रेडिएट आउटसाइड फ्रॉम दी जो भी मेरा ऑप्टिकल फाइबर है या कोई भी मेरा क्रिस्टल जहाँ पर भी मैं लाइट को अपना भेजना चाहता हूँ। तो ऐसे केस में मेरे को उस पर्टिकुलर पोर्शन में लाइट का लॉस मिलेगा। लाइट का लॉस मिलेगा मतलब ये मेरी एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देगा। समझ में आया आपको? बेसिकली अगर मैं देखूं कि मैंने सपोज इनपुट दिया था 1 वॉट का और मैं 90% एफिशिएंसी यानी लाइट आउटपुट को कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में, बिल्कुल एक्सट्रीम आइडियल कंडीशन में, लेकिन तब भी अगर मैं लैम्बर्शियन आउटपुट का ले रहा हूँ लाइट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर जो भी लाइट वेव है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो रही है क्रिस्टल पे यानी उस ऑप्टिकल फाइबर में या कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन पे जहाँ भी मैं अपनी लाइट को कलेक्ट करना चाह रहा हूँ, है ना, चाहे फाइबर के अंदर भेजना चाहूँ, चाहे किसी सिंपल डिस्प्ले करना चाहूँ, डिस्प्ले को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मैंने वहाँ पर एक क्रिस्टल लगा रखा है या कोई दूसरा लेंस टाइप का लगा रखा है ना। तो ऐसे केस में मेरा अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट लाइट होगी तो वो सारे की सारी लाइट वेव्स मेरी एक बेसिकली उस क्रिस्टल के अंदर यानी उस फाइबर के अंदर या जो भी जहाँ पर मैं रेडिएट कराना चाहता हूँ वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगी। इसका मतलब वो लॉस्ट हो जाएंगी। तो ऐसे केस में जितनी लाइट वेव्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट हो रही हैं वो सारी की सारी लाइट वेव मेरे लिए यूजलेस हैं बिकॉज इट वोंट बी ट्रैप्ड इन दी फाइबर। ठीक है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हम निकालेंगे
एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी। हमने लेजर के केस में ऑलरेडी एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी, डिवाइस एफिशिएंसी, इंटरनल पावर एफिशिएंसी, क्रिटिकल कपलिंग एफिशिएंसी सारे निकाल रखी है। वही सेम चीज़ हम यहाँ पर एलईडी के केस में भी निकालना चाहेंगे। यहाँ पर अगर मैं एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी को निकालता हूँ तो उसको डिनोट करेंगे ईटा ईपी से, जैसे कि हमने वहाँ पर करा था, है ना। और ये क्या होता है, ये रेशो होता है ऑप्टिकल पावर एमिटेड एक्सटर्नली, है ना, कि एक्सटर्नली कितनी ऑप्टिकल पावर एमिट हुई और मैंने बेसिकली कितनी इलेक्ट्रिकल पावर अप्लाई करी थी डिवाइस पे, है ना। तो वो बेसिकली मेरा एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी ईटा ईपी का एक्सप्रेशन आ जाएगा और उसको हम लिख सकते हैं कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PE डिवाइड बाई P इंटू 100%। PE स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल पावर एमिटेड एक्सटर्नली, ठीक है, ऑप्टिकल पावर है, एक्सटर्नली एमिटेड ऑप्टिकल पावर, और मेरा P जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइडेड टू द डिवाइस, ठीक है, ये है। उसके बाद अगर मैं ऑप्टिकल पावर एमिटेड निकालूं इनटू अ मीडियम ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये मैंने अभी आपको बताया इस वाले केस में कि जब भी मैं लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में, क्योंकि एयर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं 1, अब अगर वो 1 से कम है ना, सपोज अगर मैं एयर को कोर मान रहा हूँ और अगर मैं किसी दूसरे मीडियम को जो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है उसकी क्लैडिंग वाली सरफेस को मान करके चलूँ जिससे कि लाइट मेरी उस पर्टिकुलर मीडियम में ट्रैप हो पाए, तो हम उस लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n में अगर पावर एमिटेड निकालते हैं फ्रॉम द फेस ऑफ अ प्लेनर फैब्रिकेटेड एलईडी, है ना, प्लेनर एलईडी जिस मटीरियल nx, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं ये एक्सप्रेशन देखता हूँ, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप याद कर लेना बिकॉज इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज PE, ये PE क्या है, ऑप्टिकल पावर एमिटेड, ठीक है। PINT आपने इंटरनली जनरेटेड पावर कितनी थी वो, F यहाँ पर ये PINT दैट इज इंटरनली जनरेटेड पावर, F जो है मेरा, ये है मेरा ट्रांसमिशन फैक्टर, कितना फैक्टर है ट्रांसमिशन का, कितनी पावर मेरी ट्रांसमिशन टाइम पे लॉस हो रही है बिकॉज ऑफ दी सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर एक्सटर्नल इंटरफेस। एक्सटर्नल जो मैं सेमीकंडक्टर अप्लाई कर रहा हूँ, चाहे वो साइड से हो, एज से हो, चाहे वो सरफेस से हो, अल्टीमेटली है तो सेमीकंडक्टर से तो बना रहा हूँ मैं एलईडी, तो सेमीकंडक्टर पर कितना, उस सेमीकंडक्टर का कितना ट्रांसमिशन फैक्टर है, कितनी लाइट को बेसिकली वो एमिट कर पा रहा है ना, कितने लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी कितनी उसकी एक तरीके से ट्रांसमिशन फैक्टर उसका कितना है, वो F है ना, उसको F से डिनोट करते हैं। और NX आपको पता ही है, N आपको पता है ना, तो ये सारी चीज़ आपको पता है, आप बाय डिफॉल्ट ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके उस पर्टिकुलर एमिटेड PE यानी एमिटेड ऑप्टिकल पावर को निकाल सकते हो। इसके बेसिस पे मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है ना। इस न्यूमेरिकल में मैंने आपसे पूछा है कि प्लेनर एलईडी जो है वो फैब्रिकेट करा है मैंने गैलियम आर्सेनाइड मीडियम से, है ना। गैलियम आर्सेनाइड ये एक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3.6 है, इट्स वेरी लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3.6। नाउ आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ऑप्टिकल पावर एमिटेड इनटू द एयर, है ना। अब आपको इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.6 वाले मीडियम से, यानी इस पीएन जंक्शन डायोड से जो मैंने एलईडी बनाया था, उस एलईडी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 3.6, और उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जनरेटेड, यानी उस मटेरियल से जनरेटेड ऑप्टिकल आउटपुट पावर जो कि एमिट कर रही है फ्री स्पेस में, यानी बाहर, है ना, परसेंटेज ऑफ द इंटरनल ऑप्टिकल पावर, एज अ परसेंटेज ऑफ द इंटरनल ऑप्टिकल पावर, मतलब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, इसकी परसेंटेज, है ना। इंटरनल ऑप्टिकल पावर मतलब PINT और PE, इन दोनों का रेशियो मुझे निकालना है, ठीक है, फॉर द डिवाइस व्हेन द ट्रांसमिशन फैक्टर इज 0.68, 68% ऑफ द पावर इज बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू द क्रिस्टल एयर इंटरफेस, मतलब सेमीकंडक्टर के क्रिस्टल से एयर में 68% पावर जा रही है, तो एफिशिएंसी उसकी ऑलरेडी 68% कम हो गई, 68% बची, 32% कम हो गई, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है आपको, ऑप्टिकल पावर जनरेटेड यानी PINT निकालना है। अगर 50% ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड करी जाती है इंटरनली, तो उसकी एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी भी हमें निकालनी है ना। कैसे निकालेंगे, सिंपल, PE को अभी मैंने देखा, इसको फॉर्मूला मैंने दे रखा है ना, PE
का फार्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा, पी आई एन टी इंटू एफ इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई 4nx स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, पीई मुझे निकालना है, पी आई एन टी मतलब पीई और पी आई एन टी का रेशो मुझे निकालना है। देखो एज अ परसेंटेज ऑफ द इंटरनल ऑप्टिकल पावर, मतलब ये और ये मुझे गिवन नहीं है, इन दोनों का रेशो मुझे निकालना है। ठीक है, एफ कितना है 68%, 0.68। ठीक है, इंटू एन क्या है, एन जो है मेरा वो क्या था, जल्दी बताओ। मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था nx, और लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां पर मेरी लाइट ट्रेवल कर रही है, यहां पर क्या दे रखा है, क्रिस्टल एयर इंटरफेस। मतलब एक मटेरियल है जो कि क्रिस्टल है, वो है nx, और दूसरा मटेरियल है जो कि एयर है ना। तो ये जो n है, ये n किसका है, एयर का है, यानी इस एयर का n स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू nx। nx कितना है 3.6। ठीक है, तो 3.6 का स्क्वायर ये आप निकाल लोगे। ये आपका पीई, यहां से आप पीई डिवाइड बाई पी आई एन टी निकाल लोगे जो, ठीक है, कि पी का कितना वैल्यू आए, या फिर आप ये बोल सकते हो कि पीई जो है मेरी वो इंटरनली जनरेटेड पावर का इतना परसेंट है, ये आप निकाल सकते हो। जल्दी से मुझे बताओ कि 0.68 डिवाइड बाई 4 इंटू 3.6 का होल स्क्वायर कितना आया, कर लेते हैं, 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, देखो सर 51.9 0.68 51.84 डिवाइड बाई 3.6 डिवाइड बाई 3.6 डिनोमिनेटर में आ रहा है 51.84। डिवाइड बाई 4, ये आया मेरा 0.013 है ना, ये आया मेरा 0.013। ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि पीई जो है मेरा वो कितना है, लगभग लगभग 1.3% है। ठीक है, हेलो पीई, हाँ आवाज आ रही है, सर, आपको शायद मेरी आवाज आ रही थी? हाँ मुझे आ रही है आपकी आवाज। सर अभी मैंने ही इट इज बताया था ना तो। ओनली 1.3% ऑफ पी आई एन टी। मैंने इनपुट इंटरनली जनरेटेड पावर कितनी थी, उसका केवल 1.3% ही मेरा आउटपुट पर, ये तो हो गया जनरेटेड इंटरनली इज 50%। ठीक है, मतलब पी आई एन टी इज इक्वल्स टू कितना है, 0.5 ऑफ पी है। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ईटा ईपी, एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी मुझे निकालनी है। ठीक है, तो पी आपको पता लग गया, पीई आपने ऑलरेडी निकाल रखा है इन टर्म्स ऑफ पी आई एन टी, है ना, तो आपने यहाँ से ये वैल्यूज रख दोगे। पी आई एन टी आपको ये पता लग गया, पी आई एन टी क्या है, इंटरनली जनरेटेड पावर इक्वल्स टू 50% ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड। इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड इज पी, तो जितनी मैंने इलेक्ट्रिकल पावर थी उसका 50% मेरी इंटरनल एफिशिएंसी है। ठीक है, और पीई मुझे अभी मैंने निकाला 0.013 पी आई एन टी। ठीक है, इसको लिख लेंगे हम 0.013 इंटू 0.5 पी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 13×5 = 0.0065। ठीक है, पी। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पीई ओवर पी। पीई ये है, पी ये है, तो पीई ओवर पी इंटू 100%, ये आपका क्या आ जाएगा, ईटा ई पी आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आया, 0.00065 इंटू 100, दैट मीन्स 0.65%। सी 0.65%, मतलब 1% पावर भी नहीं है मेरी, 1% भी एफिशिएंसी नहीं है मेरी इस डिवाइस की। देख सकते हो आप, है ना, कि एफिशिएंसी की पावर लगाया
को एक्सटर्नली आउटपुट पावर मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1% भी नहीं मिल रही है। अगर मैं 1 वाट पावर लगा रहा हूँ तो मेरे को 0.6 वाट 65 मिली वाट काइंड ऑफ पावर मिल रही है ना, 6.5 मिली वाट पावर मिल रही है। तो आप सोच सकते हो कि 1 वाट से 6.5 मिली वाट मतलब 1% भी नहीं है उस पर्टिकुलर पावर का। दैट मच very small efficiency of the LED device is available in this particular numerical. We can have a glimpse of कि बेसिकली LED की कितनी कम पावर एफिशिएंसी हम LED की कितनी कम पावर एफिशिएंसी होती है। क्लियर हो गया बच्चों? ये मेरा A पार्ट था, है ना, ये हमने निकाला कितना 1.3% ऑफ द इंटरनल पावर। यहाँ से हम बी पार्ट सॉल्व कर रहे थे और बी पार्ट सॉल्व करते करते हमारा आंसर आया 0.65%। तो यू कैन सी कि कितनी कम इसकी पावर एफिशिएंसी होती है ना। क्लियर है? अब देखो जितने लॉसेस थे हमने पढ़ लिए, इंटरनल लॉस पढ़ लिया हमने, है ना। सेमीकंडक्टर का ट्रांसमिशन फैक्टर अगर उसके अंदर आ गया इसका मतलब वहाँ पर भी कुछ लॉस है। इलेक्ट्रिकल से ऑप्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो ऑप्टिकल लाइट बेसिकली उस सरफेस से एमिट हो रही है और उस सरफेस से एमिट होने के बाद भी टोटल इंटरसेक्शन वहाँ पर भी क्रिटिकल कैरी नहीं कर ला करके है। और उन सारे लॉसेस की वजह से ये मेरी पावर जो है वो एफिशिएंसी जो है वो डिवाइस की कम हो जाएगी। नाउ द अदर केसेस कि एक और लॉस है जो कि हम बोलते हैं कपलिंग लॉस, है ना। अभी तो हमने देखा एफिशिएंसी, लेकिन जब हम बात करेंगे इसको कपल करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर कपलिंग लॉसेस भी आएंगे। तो उस कपलिंग लॉसेस की वजह से भी जो भी पावर या एफिशिएंसी का में कमी आएगी हमें वो भी पढ़नी पड़ेगी। मतलब वहाँ पर हमें कपलिंग एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी। अब कपलिंग एफिशिएंसी निकालने के जो तरीके हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम एक ईजी और लेस कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको स्टडी करने की कोशिश करें। उसको स्टडी करने के लिए हम लोग देखेंगे कि अगर हम एक्सेप्टेंस एंगल का कुछ एक्सप्रेशन याद करें तो एक्सेप्टेंस एंगल से ही हम कपलिंग निकालते हैं बेसिकली, क्योंकि एक्सेप्टेंस एंगल के बाहर जितनी भी लाइट आती है वो कोई भी लाइट ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कैरी नहीं होती, है ना। तो यानी अगर एक लाइट जो कि एक्सेप्टेंस एंगल से कम एंगल पर इंसिडेंट हो रही है देन इट इज ओके, दैट विल बी कैरीड इन दी स्टेप इंडेक्स फाइबर, है ना। और अगर मैं उससे ज़्यादा एंगल पर लाइट का इंसिडेंट देखता हूँ ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, खासतौर से स्टेप इंडेक्स फाइबर के अंदर, तो वहाँ पर हम ये बोलेंगे कि वो लाइट जो है मेरी कपल नहीं करेगी, वो लाइट पेनिट्रेट कर जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली उस लाइट की फाइबर की कोर और फ्री स्पेस, वो जो मेरा इंटरफेस है उस इंटरफेस पर क्रिटिकल एंगल से एंगल से भी इंटरफेस काम करता है एक्सेप्टेंस एंगल, है ना। एक्सेप्टेंस एंगल उस फाइबर के फ्री स्पेस के साथ जो इंटरफेस है उसके लिए क्रिटिकल एंगल का काम करता है और उसी की वजह से लाइट मेरी फाइबर के अंदर कैरी नहीं होती, है ना, ट्रैप नहीं होती फाइबर के अंदर। इट विल पेनिट्रेट, it will go to the core cladding of the fiber, that means it is of no use for me। ऐसे केस में अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो तो हम क्या करते थे, हम एक्सेप्टेंस एंगल निकालते थे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, यानी इसको हम बोलते थे न्यूमेरिकल अपर्चर। तो हम इसको न्यूमेरिकल अपर्चर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ na। ठीक है, अब हम यहाँ पर लैम्बर्शियन इंटेंसिटी का यूज करेंगे। ठीक है, लैम्बर्शियन इंटेंसिटी में हमने इंटेंसिटी देखी थी आई एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, है ना। और थीटा हमारा वो थीटा क्या होगा, थीटा हम इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल की फॉर्म में हम इसको डिराइव अगर कर लें तो वहाँ से हमारा थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स हमारा एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि अगर कोई भी थीटा ए से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट लाइट होगी तो वो कपल नहीं होगी, वो फाइबर के अंदर नहीं जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, मेरे लिए यूजफुल नहीं रहेगी, फाइबर के अंदर कैरी नहीं करेगी, है ना। इसका मतलब मैं ये बोलूँगा कि जो लैम्बर्शियन आउटपुट है सोर्स का जो है ना, वो रेडिएशन इंटेंसिटी जो है उसकी वो कितनी है, आई थीटा। तो आई थीटा हम क्या बोलते थे, आई थीटा इक्वल्स टू आई नॉट कॉस थीटा, ये हमने अभी पिछले वाले पेज पर देखा भी, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मिलती है वो मिलती है इक्वल टू
या आई थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, आई थीटा मैक्स इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू आई नॉट। ठीक है, तो ये मुझे कब मिल रहा है, जब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है ना। अब अगर मैं इस चीज को ध्यान से मुझे इस स्टडी को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, स्मॉल सिंपलर केसेस में बनाना है, तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने उसको स्टेप इंडेक्स फाइबर ले लिया, है ना, मैंने ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर नहीं लिया। दूसरा, मैं अपने सोर्स को इतना स्मॉल कंसिडर करता हूं जिससे कि वो मेरे फाइबर की कोर के बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, मतलब ऑलमोस्ट कनेक्टेड हो, ऑलमोस्ट टच हो। ठीक है, जिससे कि मैं मान के चलूं कि सारे की सारे लाइट जो कि मेरे उस सरफेस से निकल रही है, वो सारी की सारी लाइट मेरे फाइबर के अंदर जा रही है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। मतलब उस इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है कि वो फाइबर की कोर और एयर का इंटरफेस बहुत 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 कम है। ठीक है, अब मैं एक और एजम्पशन मान के चलता हूं, वो एजम्पशन है कि मेरी सिलिंड्रिकल सिमेट्री है, मतलब मेरी जो ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर जो मैंने लिया है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का है, और उसकी एक्सिस यानी उसके एक्सिस के अराउंड वो मटेरियल उसका सिमेट्रिक है, उसके फाइबर का इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिमेट्रिकल है ना, उसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, कोई बेंडिंग नहीं है, और उसका जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, और कोई इंटरफियरेंस या कोई पार्टिकल का एक तरीके से मिसमैच नहीं है, जिससे कि मेरी लाइट अगर वहाँ पर पड़ेगी किसी भी डायरेक्शन में, तो अगर वो अलग अलग पाथ फॉलो करते जाए तो आउटपुट पर मेरे को सेम पाथ डिफरेंस मेरे को प्रोवाइड हो। ठीक है, अगर मैं ये सब चीज़ें मान के चलता हूँ तो कपलिंग एफिशिएंसी ईटा सी को हम जो डिनोट करेंगे मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन से डिनोट करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन में हमने करा क्या, इस एक्सप्रेशन को डिनोट करने के पीछे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। क्यों मैंने ये लिया, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि जो इंटेंसिटी है ना, देखो मैंने जो क्या कहते हैं ये लिया था लैम्बर्शियन आउटपुट, वो क्या लिया था, वो ये लिया था, है ना, कुछ ऐसा लिया था। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट पर मेरी मैक्सिमम इंटेंसिटी है आई नॉट, है ना, यहाँ से लेकर के अगर आप थीटा की वैल्यू देखो तो थीटा की वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज हो इंक्रीज हो रही है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 90, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, है ना, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है -90 यू कैन से। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इसको हाफ सिमेट्रिकल मान करके चलूँ तो मैं अगर थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 90 इंटीग्रेट करूंगा तो वो काम कर जाएगा। और इतने ही सिमेट्रिकल मैं इस पोर्शन को मानूंगा तो थीटा इक्वल टू 0 से लेकर के थीटा इक्वल टू -90 कर लो, या थीटा इक्वल टू -90 से थीटा इक्वल टू 0 कर लो, क्योंकि इस हाफ वेव सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से मुझे ये पता लग रहा है, सिमेट्रिकल सिमेट्री मैंने मानी है कि अगर आधे के लिए लाइट कैरी करेगी तो ऑटोमेटिकली बाकी आधे के लिए भी लाइट कैरी कर जाएगी उसी फैशन में। तो अपनी इस स्टडी को कॉम्प्लेक्स ना बनाने के लिए मैं केवल इस हाफ पोर्शन की ही स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, इस हाफ पोर्शन के लिए मैंने ये निकाला। ठीक, अब इस हाफ पोर्शन में भी अगर कोई लाइट थीटा ए से ज्यादा एंगल पर फाइबर के अंदर जा रही है तो वो लाइट अंदर फाइबर के अंदर पेनिट्रेट ही नहीं होगी, कैरी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस एंगल कितना है थीटा ए, है ना, लेकिन लाइट मेरी यहाँ तक भी हो सकती है ना। तो अगर मैं मान के चलूँ कि अगर सपोज इस पॉइंट तक लाइट मेरी कैरी कर रही है, यानी इस पॉइंट तक जो एंगल है मेरा ये थीटा क्रिटिकल एंगल से कम है, यानी इस पर्टिकुलर थीटा ए से थीटा ए की ये वाला एंगल बराबर है ना, ये इसका मतलब इसके आगे की लाइट मेरी कैरी नहीं करेंगी। तो मैं इंटेंसिटी को कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा, मैं इस पॉइंट तक इंटीग्रेट करूंगा, केवल इस पॉइंट तक, ये मैं अगर थीटा ए मान के चल रहा हूँ तो। ठीक है, तो इतनी लाइट कितनी इनपुट लगा, ये मैंने केवल आधे केस के लिए ही करी है, हाफ वे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यानी इतने केस के लिए अगर इतनी लाइट कैरी कर रही है तो रिमेनिंग वाले के लिए भी इतने पूरे में से इतनी लाइट कैरी करेगी, मतलब दोनों का एफिशिएंसी सेम हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे कपलिंग एफिशिएंसी। तो कपलिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को साइन से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब साइन से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये बेसिकली कार्टेशियन हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिकली आर की जो वैल्यू आती है वो आती है आर साइन थीटा, है ना। तो इंटेंसिटी को अगर मैं साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको इंटीग्रेट कर दूं तो दैट विल बी सिंपली गिव मी द टोटल पावर। ठीक है,
उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को या पावर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को अगर मैं साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इट विल गिव मी द टोटल पावर। ठीक है, तो पावर मेरे को निकालनी है, तो पावर कितनी फाइबर के अंदर जा रही है डिवाइड बाई पावर कितनी एक्चुअल में एमिट हो रही है उस सरफेस से, उन दोनों का रेशियो मेरा क्या आ जाएगा, कपलिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आई थीटा की वैल्यू रख सकता हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। आई थीटा की वैल्यू कितनी है, आई नॉट कॉस थीटा, है ना। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे लिख दिया, आई नॉट कॉस थीटा, ये मैंने आई थीटा की वैल्यू रख दी, साइन थीटा था ही यहाँ पे भी रख दिया मैंने। ठीक है, अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा मिलकर के क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने अगला स्टेप में इसको लिख लिया आई नॉट, यहाँ पर आई नॉट छूट गया। ठीक है, आई नॉट साइन 2 थीटा डी थीटा, आई नॉट साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आप चाहो तो पहले स्टेप में आई नॉट से आई नॉट कैंसिल कर सकते हो, तो बाद में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साइन 2 थीटा को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 ऊपर भी, और माइनस का कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 नीचे भी। ऊपर वाले के लिए लिमिट कितनी है, 0 से थीटा ए, और नीचे वाले के लिए लिमिट कितनी है, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जब मैं थीटा, ये थीटा नहीं है, थीटा ए है, थीटा ए, कोई ना कोई कमी रह ही जाती है पीपीटी बनाने में, चाहे कितनी कोशिश कर लो। तो cos 2 थीटा ए माइनस cos 0, ठीक है, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड बाई 2, तो ये वाले काट ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्टेप में कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा, माइनस से माइनस भी काट दो, कोई जरूरत नहीं है इसको भी आगे कैरी करने की। बचा क्या, बचा आपका सीधा सीधा cos 2 थीटा ए माइनस cos 0, है ना, डिवाइड बाई cos 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस cos 0। ठीक है, cos 0 कितना है 1, cos 0 कितना है 1, तो ये तो हो गया 1। तो cos ए मतलब माइनस 2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ए अपॉन 2। इसको आप सॉल्व कर लोगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा ए, है ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना, और 2 आएगा, तो ये इस वाले 2 से ये वाले 2 कैंसिल आउट होकर के क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा ए। और साइन स्क्वायर थीटा ए को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर, साइन थीटा ए न्यूमेरिकल अपर्चर यानी एन ए स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा कपलिंग एफिशिएंसी डायरेक्टली रिलेटेड हो गई किससे, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो अगर मुझे उस पर्टिकुलर एलईडी के जो सरफेस से लाइट एमिट हो रही है, और अगर मुझे उस फाइबर के करस्पॉन्डिंगली न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू पता है, देन आई कैन कैलकुलेट द कपलिंग एफिशिएंसी विद दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस कपलिंग एफिशिएंसी, this equation for the coupling efficiency allows approximate estimation for the percentage of the optical power coupled into the step index fiber। क्योंकि मैंने ये जितनी भी कैलकुलेशन करी है ये स्टेप इंडेक्स के लिए करी है, ग्रेडेड इंडेक्स के लिए थीटा ए और एन ए निकालने का तरीका अलग है, तो उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बट चूंकि मुझे इसकी अप्रोक्सीमेट सिंपल स्टडी करनी थी, इसीलिए मैंने बेस्ट केस फॉर पर्टिकुलर एलईडी। क्लियर हो गया बच्चों? अगर ये क्लियर है तो इसके बेसिस पे मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, इस न्यूमेरिकल की आप उसको सॉल्व करो और मुझे फटाफट से वो पैरामीटर्स आइडेंटिफाई करके बताओ, है ना। क्वेश्चन है कि अगर गैलियम आर्सेनाइड के लिए लाइट का आउटपुट जो है मेरा, वो कपल कर रहा हूँ मैं इनटू अ स्टेप इंडेक्स फाइबर, वही सेम क्वेश्चन है ना, क्योंकि मैंने स्टेप इंडेक्स के लिए ही डिराइव करा है, और उसकी न्यूमेरिकल अपर्चर कितनी है 0.2 दे रखी है। ठीक है, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.4, डायमीटर जो है वो लार्जर है देन द डायमीटर ऑफ द डिवाइस। इसका क्या मतलब हुआ, प्लीज मेरा लेक्चर चल रहा है। डायमीटर जो है वो लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द डिवाइस। ठीक है, डायमीटर जो फाइबर की है वो डिवाइस की डायमीटर से ज्यादा है। क्या मतलब है कि अगर लाइट इतने एरिया से सरफेस से एमिट हो रही है ना, तो फाइबर पूरा का पूरा उसको कैरी कर पाने में सफल हो पा रहा है।
है ना। दैट मीन्स ये जो डायमीटर है ये इसकी डायमीटर से ज़्यादा है, मतलब पूरी की पूरी यहाँ पर कपलिंग एफिशिएंसी मेरी 100% मान सकता हूँ मैं, इस पर्टिकुलर इस लाइट के सोर्स से और फाइबर के डायमीटर का जो डिफरेंस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसका मतलब पूरी की पूरी लाइट कपल कर जाएगी अगर मैं चाहूँ तो। अब आपको एस्टिमेट क्या करना है, कपलिंग एफिशिएंसी। कपलिंग एफिशिएंसी मतलब ईटा सी, वो कितना है, वो है साइन स्क्वायर थीटा, यानी न्यूमेरिकल अपर्चर, सॉरी न्यूमेरिकल अपर्चर स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा है मतलब न्यूमेरिकल अपर्चर स्क्वायर। तो वहां से आप न्यूमेरिकल अपर्चर आइडेंटिफाई कर लो और उसके लिए आप कपलिंग एफिशिएंसी निकाल लो। दूसरा केस आपको चलो पहले कर लेते हैं, कितनी देर लगेगी। न्यूमेरिकल अपर्चर आपको दे रखी है 0.2, है ना। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जब आपको 0.2 दे रखी है, यहाँ पर कर लेते हैं ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट तो न्यूमेरिकल अपर्चर ईटा सी मुझे निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू, मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा ए, मुझे एक्सेप्टेंस एंगल तो गिवन है नहीं, मुझे क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल अपर्चर दे रखी है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो ऑटोमेटिकली ये मेरी क्या आ जाएगी, कपलिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। कितनी आएगी, 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04, यू कैन से ओनली 4%। So coupling efficiency is only 4%. एक्सटर्नली एमिटेड ऑप्टिकल पावर ही मेरी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जाएगी, कितनी, 4%, केवल 4% ऑप्टिकल पावर ही मेरी फाइबर के अंदर जाएगी। रिमेनिंग 96% पावर इज लॉस्ट, आई डोंट नो वेयर इट गोज, ठीक है, बट इट इज नॉट लॉस्ट, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्टिकल लॉस जो है हम निकालते हैं डेसिबल में, हमें निकालना है रिलेटिव टू दी ऑप्टिकल पावर एमिटेड फ्रॉम दी एलईडी। कैसे निकालेंगे, हमें ये पता है कि हमें लॉस अगर निकालना होता है तो हमें लॉस कैसे निकालते हैं, 10 log 10 बेस पे कितना, पावर, कपलिंग पावर डिवाइड बाई इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो पावर एमिटेड, सॉरी एक्सटर्नली एमिटेड पावर हमने निकाल रखी है, ठीक है, पावर एमिटेड, ठीक है। तो कितना ये लॉस आया वो मुझे निकालना है, वो मैं निकाल सकता हूँ सीधे सीधे किससे, 10 log 10 बेस पे पीसी डिवाइड बाई पीई। ना क्या आपको पीसी डिवाइड बाई पीई पता है, ऑब्वियसली पीसी डिवाइड बाई पीई कितना होता है, ईटा पीसी, ठीक है, ईटा पीसी, ईटा पीसी हमें ये निकालना है। और ईटा पीसी नहीं, ईटा सी, कपलिंग एफिशिएंसी, ठीक है। कपलिंग एफिशिएंसी हमने ऑलरेडी निकाल रखी है, इट इज व्हाट, 4%, 0.04। तो अगर मुझे ये निकालना हो तो मैं सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकता हूँ, 10 log 10 बेस पे कितना, 0.04, ठीक है। यहां से आपका कितना आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, जल्दी से बताओ बच्चों, लॉस आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 10 पावर -2, 10 पावर -2 मतलब -2 यानी -20 इंटू log 4, है ना, log 4 मतलब 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग जो भी वैल्यू आए वो आप यहाँ से निकाल, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, -20 नहीं होगा बिकॉज इट इज 4 इंटू 4 के साथ है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है आउटपुट द लॉस रिलेटेड टू internally generated optical power in the device when coupling the light output into the fiber is there is a small gap between the LED and the fiber core। क्या निकालना है आपको, लॉस रिलेटिव टू इंटरनली जनरेटेड ऑप्टिकल पावर। यहाँ पर मैंने लॉस जो निकाला था वो कैसे निकाला था, ऑप्टिकल पावर एमिटेड, है ना, और लाइट आउटपुट। और यहाँ पर मुझे निकालना है इंटरनली जनरेटेड पावर के बीच में लॉस निकालना है और लाइट आउटपुट के बीच में लॉस निकालना है। मतलब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि एक्सटर्नली पावर कितनी है और मेरी इंटरनल पावर कितनी थी, है ना। तो प्रीवियस वाले एग्जांपल में हमने अभी डिराइव करा था, ये सेम क्वेश्चन था कि लगभग कितना आया था, 1.3% आया था, है ना, 0.013 टाइम्स PINT आया था, है ना। अगर मुझे ये चीज़ पता है तो ऑलरेडी आई कैन कैलकुलेट, मुझे PE की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ PC की वैल्यू निकालनी है, सॉरी। तो PC कितना होगा, PC इक्वल्स टू कितना, ओनली 4%, 0.04 इंटू PE, ठीक है, 0.04 इंटू PE कितना है, पिछले वाले क्वेश्चन में वही सेम डेटा ले लेते हैं हम, दैट इज 0.013 टाइम्स PINT, ठीक है। अब मुझे PC और PINT का रेशियो निकालना है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। 13 चौक 52
ये आया 0.00, ठीक है, 5 मतलब 5.2 इंटू 10⁻⁻4, ये आप निकाल लोगे इंटू PINT। ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा PC। ठीक है, अब इसके लिए मुझे क्या निकालना है, लॉस निकालना है। ठीक है, लॉस निकाल लेंगे हम सीधा सीधा, दैट PC सीधे सीधे 10 log 10 बेस पे कितना, PC डिवाइड बाई PINT। जल्दी से बताओ बच्चों, क्लियर हो गया? ये आपका लॉस आ जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, PC आपको पता है, PC और PINT आपको पता है, आपको सीधे सीधे इस वैल्यू का लॉग ले लेना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देनी है, दैट विल बी दी लॉस। जब हम लॉस निकालते हैं तो हम हमेशा माइनस का साइन इंक्लूड कर देते हैं, तो लॉस विल बी इन दी नेगेटिव, लॉस को शो करने के लिए नेगेटिव। ठीक है, ताकि लॉस हमारा डेसिमल में उतने जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है उतना लॉस आपका आ जाए। क्लियर है बच्चों, जल्दी से बताओ। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वाली यूनिट कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हमारा यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 तीनों कंप्लीट है। ठीक है, यस इसके सारे जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी अवेलेबल हैं। अब हमारी दिवाली की छुट्टियां हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का है ट्यूसडे कॉलेज खुलेगा, है ना, तो वेडनेसडे हमारा लेक्चर होगा। तब तक आप दिवाली मनाओ, ठीक है, और ओके सर। सेफ, हैव अ सेफ दिवाली टिल देन। सेम टू यू सर, हैप्पी दिवाली सर। Same to you, sir. थैंक यू बच्चों, थैंक यू।